फत्ते दादा जैसे राक्षस को साथ लेकर रामराज कायम कीजिएगा? स्मगलर ये है, खूनी ये है, जहरीली शराब ये बेचता है, चकले ये चलाता है। क्या बकती है, उठाकर बाहर फेंक दो इसे। ठहरो, रुक जाओ। ये क्या कर रहे हैं आप? हैं? शर्म नहीं आती आप लोगों को माताओं बहनों पर हाथ उठाते हुए? फत्ते जी, इनसे माफी मांगो। पुरुषोत्तम जी, आप समझते नहीं, ये आपके दुश्मन सत्तार की भेजी हुई है। जिसके दोस्त फत्ते दादा जैसे हों, उसके लिए दुश्मनों की क्या जरूरत है? चरणदास, अगर तुम मुख्यमंत्री पद के लिए मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो फत्ते के खिलाफ फौरन कार्रवाई करवाओ। आप चरणदास जी के साथ थाने में जाइए। अगर फिर भी कार्रवाई ना हो तो मुझे फोन कीजिएगा। जी अच्छा, शुक्रिया। आपका नाम क्या है? भवानी। जाइए, आइए। मंगल। हुजूर। इसके बारे में पता करो, कौन है ये? अभी लीजिए जनाब। शिव 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 शिव। लड़कियां खरीदने बेचने से जेबा से शिव राजनवा आपको रोक रहा है तेजपाल सेठ? हाँ जी, वो इस तरह तो अपना हुसन मंडी वाला तंदाई चौपट हो जाने वाला है प्रभु। धर्मदास, एसीबी शिवराजन को खत्म करा दो, मगर इस तरह कि शक सत्तार के गिरोह पर जाए। शुक्रिया तेजपाल सेठ, कोरा शुक्रिया प्रभु को पसंद नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लीजिए। पूरे 10 लाख की पेटी है। धन्यवाद। और दानबल, तुम्हारा मुंह कैसे लटका हुआ है? मुंह तो मेरा लटके ही लटके पुरुषोत्तम जी। ये चरणदास जी कहते हैं मने आप ही पेनल्टी समेत 20 लाख को टैक्स भरना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तुम्हें समझना चाहिए दानमल कि चुनाव के मौके पर हमारी पार्टी का हर आदमी नेक और शरीफ नजर आना चाहिए। शराफत में तो मैं लोगों की आफत हो जाएगी पुरुषोत्तम जी। घबराओ मत, चरणदास मुख्यमंत्री बन गया तो टैक्स में तुम्हारा 1 करोड़ रुपया बचवा देंगे। जय त्रिशूलधारी साहब, कृपा है तुम्हारी। और कोई खास बात? प्रभु जी, ये तापड़िया सेठ अफीम और गांजे के धंधे में आने के लिए आपका आशीर्वाद चाहते हैं। आशीर्वाद के लिए धन्यवाद दे दो। और ये सेठ राधेश्याम है, इनका बेटा कत्ल के केस में फंसा हुआ है और सुनवाई अपने मक्कड़ साहब के कोर्ट में। जहां जज न्यायमूर्ति मक्कड़ हो, वहां अपराधी के साथ कभी अन्याय नहीं होता। जरा राधेश्याम जी को उनके बेटे की जान की कीमत बता दो। हाँ? फकत 1 लाख? फकत 1 करोड़ जी। प्रभु जी की इकाई अब करोड़ से ही शुरू होती है। प्रभु जी, अब तनी नीचे चलकर विश्राम कर लिया जाता। विश्राम करने से पहले जरा ये भी पढ़ लिया जाए प्रभु जी। मुख्तसर सी कहानी आपकी मिस भवानी की। तो भवानी करमवीर गणेश दत्त जी की कर्मठ बिटिया है। फत्ते को आप अंदर करवा दिए, इसे तमाम साथी लोग दुखी हैं। चुनाव के समय जनता को खुश करना जरूरी होता है, साथियों को नहीं। पुरुषोत्तम जी, ये काम आप भवानी को खुश करने के लिए किए। जेवा से औरत आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। भवानी तो हमारी ताकत बनेगी धर्मदास, कमजोरी तो फत्ते है। फत्ते हमारा आदमी है, कंगला टोला के सारे काले धंधे वो हमारी खातिर चला रहा है। इसीलिए वो हमें कंगला टोला कभी खाली कराने नहीं देगा। तुम्हें पता नहीं कि कंगला टोला की जमीन कितनी कीमती है, और वैसे भी उसका क्या भरोसा, कभी भी सत्तार की गुट में शामिल हो सकता है। वो सब तो ठीक है, मगर वो भवानी गणेश दत्त की बिटिया है। वो भी हमारे लिए उसी तरह काम की साबित होगी जैसे गणेश दत्त हुआ था। जाओ, भवानी का सिक्का जमाओ और भुनाओ, हम भोग लगाते हैं। प्रभु।
कितना कम है फासला मौत और जिंदगानी के बीच का केशव कुमार। पाल भर गड़िया इधर उधर चली जाती तो जेबा से आप काल के गाल में चले जाते। अब आराम से हमरे संग गड़िया में बैठा जाए और हम जौन प्रसाद लाए हैं सो ग्रहण किया जाए। धर्मदास जी, आप अपनी घूस समेत फौरन चले जाइए। कहीं नखराबाजी में आप ही न चले जाएं इस दुनिया से। आप मुझे धमकी दे रहे हैं? धमकी नहीं, वचन दे रहे हैं। जो हमारे खिलाफ केस वापस न लिया तो आपकी पवित्र आत्मा को देह के पापी पिंजरे से मुक्त करवा दिया जाएगा। चलो। सा रे गा मा पा धा नी सा। भाई वाह गोपाल भैया, तुम खुद तो सारा दिन सारे गा माँ करते रहते हो, अब इसे भी करने लगे हैं? और माँ को अकेला क्यों छोड़ दिया कमरे में? माँ के पास केशव भाई साहब बैठे हैं। हाँ, अब जाकर के रट्टा मारो। चलो। कमला जी दीदी, अब तुम करके बताना। भवानी जी, गोया आप यहाँ औरतों को मर्दों की पिटाई करना सिखाती हैं। सिर्फ सड़क छाप मजनुओं की। महल छाप मजनुओं की नहीं। आप हमारे साथ आइए। चलिए। यहाँ हमने औरतों के लिए डॉक्टरी और कानूनी सलाह देने का इंतजाम किया है। आइए। दर्द देने वाले दवा बंटवाएं तो पुण्य होता है भिक्टरी विनायक। और ना इंसाफी करने वाले कानूनी सलाह दिलवाएं तो और जास्त पुण्य होता है। जो औरतें पहले समाज के हाथों मजबूर थीं, हमने उनके लिए इज्जत से जीने के नए रास्ते खोले हैं। और उन्हें खोलने के वास्ते पैसे किस धर्मात्मा ने दिए हैं? जो इधर में पहले चकला खोले ले थे। इंस्पेक्टर, आपको यहाँ कोई काम है? है ना, सलाम करना है कंगला टोला के नए दादा नई दादी को। देखिए इंस्पेक्टर, हम न यहाँ की कोई दादा है ना दादी, हम तो इन औरतों की सहेली हैं। हम न सिर्फ इन्हें दादाओं से बचाएंगी, बल्कि दादाओं को सलाम करने वाले थानेदारों से भी। वाह वाह, उठ गई दुनिया से राहो रस्म यारी। हाय हाय। आपने कुछ कहा? जी हाँ, कह रहा था कि आप भी एक मोहरा बन गई हैं किसी की राजनीतिक शतरंज का। नमस्कार पुरुषोत्तम जी। आओ भवानी आओ। मंगल ने बताया कि आपने हमें याद किया है। भाई, काम के वक्त काम के आदमी को ही याद किया जाता है। दरअसल हमें पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए कोई काम का आदमी नहीं मिल रहा। तुम ये जिम्मेदारी संभाल लो। रामू जी साहब। जरा लाइब्रेरी में चाय रखवाना। अच्छा साहब। मैंने चरणदास से कहा है कि अगर हमारी पार्टी की सरकार बने तो तुम्हें समाज कल्याण मंत्री बनाए। लेकिन पुरुषोत्तम जी, हम किसी पार्टी या सरकार की नहीं, जनता की सेवा करना चाहते हैं। आओ भवानी, मैंने भी कभी किसी सरकारी गद्दी पर बैठना मंजूर नहीं किया। मेरे गुरुजी का कहना था कि सरकार से किसी भी तरह जुड़ना अपने हाथों में सोने की हथकड़ियां डलवा लेना है। आपके गुरु कौन थे? आपके गुरु? करमवीर गणेश दत्त जी। करमवीर गणेश दत्त जी आपके गुरु थे? और आज भी हैं। देखो भवानी, मुझे मालूम है कि तुम्हें मेरे सहारे की जरूरत नहीं, लेकिन यकीन मानो, भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मुझे तुम्हारे सहारे की सख्त जरूरत है। हम राजनीति से हमेशा दूर रहती आई हैं। हमारे पिताजी कहा करते थे कि इस देश को पार्टीबाज राजनीति की नहीं, बल्कि गरीब नवाज नीति की जरूरत है। पुरुषोत्तम जी की इस मंच से अगर हम बोल रही हैं, तो सिर्फ इसलिए कि ये मंच चुनाव लड़ने का नहीं, भ्रष्टाचार से लड़ने का मंच है। भाइयों और बहनों, भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए,
भारत को फिर से भारत बनाने के लिए पुरुषोत्तम जी के हाथ को मजबूत कीजिए। भवानी जी, आप क्या हुआ? वो फतेह दादा ने इनकम टैक्स ऑफिसर केशव कुमार का खून कर दिया। फतेह दादा ने? लेकिन वो तो हवालात में बंद है। हम इतना जानते कि खून उसी ने किया। लाश को बहुत खूब। हवालात में बंद आदमी ने खून कर दिया और लाश बेपर के उड़ गई। क्या? क्या ये सच नहीं है कि एक दिन सुधा ने अपने पति केशव के साथ आपको रंगे हाथों पकड़ा था? बोलिए बोलिए। नहीं नहीं नहीं, आप हमसे 100 बार पूछ चुके हैं और हम आपको 100 बार बता चुकी हैं कि सुधा को गलतफहमी हुई थी। गलतफहमी तो आपको हुई थी कि सुधा बेवकूफ है। नहीं नहीं, कातिलाना क्लाइमेक्स तक पहुंची आपके पगले प्रेम की दर्दनाक दास्तान। अब सुनाई डालिए।
आपका बयान तो कुछ यूं होना चाहिए कि जब मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो पिताजी केशव नाम के एक अनाथ लड़के को घर ले आए। राखी बंधवाकर वो मेरा भाई बन गया। लेकिन इस पवित्र रिश्ते की आड़ में मैंने उससे नाजायज ताल्लुकात कायम कर लिए। 4 महीने पहले मुझसे ऊब कर उसने किसी और से शादी कर ली। जब राखी के दिन वो मुझसे ये कहने आया कि अब वो मुझसे सिर्फ भाई की हैसियत से मिलेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और मैंने उसका खून कर दिया। खून करने के बाद मैंने पूरी ऊंच नीच सोची और एक झूठी कहानी गढ़ी। एक प्राइवेट टैक्सी हायर की, उसकी लाश को टैक्सी में डाला और टैक्सी को डुबो दिया। ये सब झूठ है। प्राइवेट टैक्सी के मालिक है और एक बछड़े के बयान से यह साबित होता है कि यह सब सच है। खोल दो इन्हें। सर आप? जोरावर, मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी कि मेरी पार्टी के खास वर्कर को तुम झूठे इल्जाम में टॉर्चर करोगे। सॉरी सर, गलती हो गई, माफ कर दीजिए। माफ तो तुम्हें भवानी करेगी। भवानी, मैं माफी चाहता हूं इस पुलिस ऑफिसर की ओर से, अपनी पार्टी की सरकार की ओर से